चलिए, लास्ट क्लास में कहाँ तक हमारा डिस्कशन हुआ था? फंक्शनल ग्रुप्स हम पढ़ रहे थे और हमने अमाइड्स पढ़ लिया था। कौन कौन से बता दिए थे उस वाले में, मुझे बता दो। इधर वाले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बता दिया था, ईस्टर बता दिया था, एसिड हैलाइड बता दिया था, हमने अमाइड भी बता दिया था। तो उसी में ही हम बात कर रहे थे कि ये हमारे सामने है कार्बोनिल ग्रुप, और इसी से ही बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स को हम रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनना। जब दो कार्बोनिल कार्बन के बीच में, किसके? दो कार्बोनिल कार्बन के बीच में आपका ऑक्सीजन आ जाता है, तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। सो दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज एसिड एनहाइड्राइड। हाउ विल यू आइडेंटिफाई दिस फंक्शनल ग्रुप? देखो गौर से, ये कौन है? कार्बोनिल कार्बन। ये भी कौन है? कार्बोनिल कार्बन। और इन दोनों के बीच में कौन है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इधर भी कार्बोनिल कार्बन से, उधर भी कार्बोनिल कार्बन से जुड़ना चाहिए। अब बताओ, ये फ्री छोड़ा, इसका मतलब या तो यहां पर कौन आएगा? H, या कौन आएगा? R। या तो यहां पर कौन आएगा? H, या तो कौन आएगा? R। ये आगे बात समझ में? अगर आप इसको कंडेंस करें, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, H और R को अगर मैं हटा दूं तो कंडेंस करें तो बताओ किस प्रकार से लिखा जा सकता है? यहां पर कार्बन पर कितने ऑक्सीजन है बताइए? 2। फिर कौन है? कार्बन। फिर कौन है? ऑक्सीजन। और इस प्रकार से इसको कंडेंस करके लिखा जा सकता है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? क्या इसको और भी कंडेंस किया जा सकता है? जी हाँ। कार्बन, बताइए ऑक्सीजन कितने हैं? 2। फिर कार्बन, ऑक्सीजन, इस प्रकार से इसको कंडेंस किया जा सकता है। अगर मान लीजिए मैंने आप लोगों के सामने ये एक कंपाउंड दिया है, क्या आप मुझे पहचान कर बता सकते हैं कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कौन सा है? एसिड एनहाइड्राइड। देखो, ये रहा आपका कार्बोनिल ग्रुप, ये रहा आपका कार्बोनिल ग्रुप, और बिल्कुल इधर भी डायरेक्ट ऑक्सीजन और उधर भी डायरेक्ट ऑक्सीजन। ये कार्बोनिल इधर भी ऑक्सीजन से जुड़ा हो, वो कार्बोनिल इधर भी ऑक्सीजन से जुड़ा हो। इधर चाहे कुछ भी हो, जैसे यहां पर फिलहाल कौन है? CH3। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हमारे सामने फंक्शनल ग्रुप बनकर आ जाता है एसिड एनहाइड्राइड। तो नॉर्मली बच्चा इसको पहचानने में दिक्कत करता है, तो इस फंक्शनल ग्रुप को आप गौर से पहचानिए। चलिए, एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने और रख रहा हूं, और आपको बताना है इस वाले में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है। इस वाले कंपाउंड के अंदर आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? देखिए, अगर आप पहचान पा रहे हो तो ये रहा आपका कार्बोनिल कार्बन, ये रहा आपका कार्बोनिल कार्बन। यानी कि ये कार्बोनिल ग्रुप, ये भी इधर किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से। और ये भी किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से। तो इस कंपाउंड में भी फंक्शनल ग्रुप एसिड एनहाइड्राइड, और इस कंपाउंड में भी फंक्शनल ग्रुप एसिड एनहाइड्राइड। जल्दी से सुलटाइए, आगे बढ़ो। देखिए, जो भी आप पढ़ते हैं उसको घर जाके रिवाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 1 2 3 टेक्निक आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो आज पढ़ा है उसको आज भी पढ़ना है, कल भी पढ़ना और परसों भी पढ़ना है। क्योंकि समझ में आ गया ठीक है, लेकिन समय पर याद भी आना चाहिए। तो रिवीजन नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। जब भी कोई बात आप सुनते हो तो आपके टेम्पररी मेमोरी के अंदर जाती है, अनटिल और अनलेस उसको आप टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं करें तो वो कुछ समय के बाद ऑटो डिलीट हो जाती है। सुलटा दिया है, आगे बढ़ सकते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप के थ्रू जो फंक्शनल ग्रुप हमने सीखने थे वो सीख लिए हैं। ज्यादा जो इंपॉर्टेंट थे वो हमारे सामने आ गए हैं। अब कुछ हल्के हल्के फंक्शनल ग्रुप्स भी हमारे सामने आएंगे। चलिए, अब हम वन बाय वन चलेंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट जो हम डील करेंगे वो हमारे सामने रहने वाला है एल्कोहल, कॉमा फिनॉल, एल्कोहल कॉमा फिनॉल, एंड अगर अपन बात करना चाहें ईथर। ये फंक्शनल ग्रुप हमारे सामने आएंगे। एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, फिनॉल अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है, ईथर भी अगर अपन बात करना चाहें तो अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है। जरा समझेंगे किस प्रकार की बातें हो सकती है। देखिए, सबसे पहले आप एक बात समझिए, अपन क्या करते हैं
कि OH देखते ही चिल्लाने लगते हैं अल्कोहल। नहीं, OH को हम बोलते हैं कौन सा ग्रुप? हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये हमारे सामने होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये कभी आपको अल्कोहल के फॉर्म में मिलेगा, कई बार नहीं मिलेगा। क्लियर? तो ये हमारे सामने है कौन? हाइड्रोक्सी ग्रुप। अगर ये आपका OH किसी sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये OH अगर आपका किस पर जुड़ा हुआ है? sp3 कार्बन। क्या आप बता सकते हैं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? जी हाँ। स्टेरिक नंबर बताइए इसके, कितना हो गया? 1 2 3 4, जीरो लोन पेयर। सो दिस कार्बन इज sp3। sp3 कार्बन पर अगर OH लग जाए तो ये फंक्शनल ग्रुप आपका कौन होता है? अल्कोहल। तो ये फंक्शनल ग्रुप जो आपका होता है इसे हम बोलते हैं अल्कोहल। जैसे अगर मैं आपसे इसमें पूछना चाहूं कि बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो आप गौर से देखिए, ये जो आपका OH है, कौन है? OH कौन से वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ है? sp3 कार्बन पर। इट मीन्स इट इज अल्कोहल। तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए जाइए। क्लियर? अगर यही OH आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर लग जाता है, किस पर लग जाता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर लग जाता है, तो अब ये अल्कोहल नहीं है। मतलब ये OH अलग तरीके से रिएक्ट करेगा और ये OH आपका अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। आप फिनोल के बाजू में ब्रैकेट में चाहो तो क्या लिख सकते हो? इनोल भी लिख सकते हो। हम इस पर भी बातें करने वाले। क्लियर? तो ये हमारे सामने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर OH लगा हुआ है तो इसे हम अल्कोहल नहीं, इसे हम क्या बोलते हैं? इनोल। क्या बोलते हैं? इनोल। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। इन किसके लिए है? डबल बॉन्ड के लिए। ऑल किसके लिए है? OH के लिए। तो जब कंबाइन करते हो तो क्या बन जाता है? इनोल। ई ड्रॉप हो जाता है। तो जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर आपका OH लगा हुआ है तो उसे हम इनोल कहते हैं। टेक्निकली ये कार्बन कौन सा कार्बन है आपका? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यू गॉट दैट पॉइंट? लेकिन अगर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बेंजीन का हो जाए, किसका हो जाए? बेंजीन का। अगर अपन बात करना चाहें बेंजीन के ऊपर OH लग गया है तो इसी को फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं? फिनोल। जरा आंखें खोलो और गौर से देखो, क्या आपके फिनोल में भी वर्ड इनोल छुपा हुआ है? यानी कि यहां पर भी क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर OH है? जी। तो अगर नॉर्मल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर OH है तो क्या बोला जाएगा? इनोल। लेकिन अगर वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किसका है? बेंजीन का है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फिनोल। तो इससे तो हमें एक बात पता चला, क्या हर OH अल्कोहल नहीं होता। हमारे दिमाग में होता है कि OH देखते ही हम बोल देते हैं अल्कोहल। हर OH अल्कोहल नहीं है। अल्कोहल तो तब बोलेंगे जब वो sp3 कार्बन के ऊपर अटैच्ड होगा। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? आइए, अगर ये पॉइंट आपको समझ में आया है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक बहुत ही बेहतरीन आपके सामने क्वेश्चन है। जैसे अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, एक कंपाउंड आपके सामने ये दिया गया है और एक कंपाउंड आपके सामने ये दिया गया है, आप बताइए क्या इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है? क्या क्या इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है? क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, खर्च कीजिए अपने दिमाग को। आप बताइए इसमें ये OH कहां पर जुड़ा हुआ है? कहां पर जुड़ा हुआ है? sp3 कार्बन पर। तो ये इसमें तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल। यू गॉट दैट पॉइंट? और यहां पर ये जुड़ा हुआ है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और वो डबल बॉन्ड भी किसका है? बेंजीन का। तो बेंजीन के डबल बॉन्ड पर OH लगता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? फिनोल। हालांकि ये भी क्या है? एक इनोल। तो इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। हालांकि दोनों में क्या दिखता है बच्चे को? OH। तो जब आप बेसिक से नहीं पढ़ते हैं तो एग्जामिनर आपको सुलटाने लगता है। फंक्शनल ग्रुप अलग मतलब रिएक्शन करने का अंदाज भी अलग। आइए, तो आपने किसके बारे में जाना? आपने अल्कोहल के बारे में जाना, आपने इनोल एंड फिनोल के बारे में जाना। अब हमारे सामने कौन बच गया है? ईथर। कौन बच गया है? ईथर। आइए मैं थोड़ा सा और रिकॉल करवाता हूं, ध्यान से सुनिए। ये हमारे सामने कौन होता है? वाटर। आप सभी जानते हैं H2O। क्या बोलते हैं इसको? वाटर। अगर मैं वाटर से एक H हटाकर कोई भी R ग्रुप लगा दूं, R ग्रुप का मतलब समझ रहे हो आप? कार्बन वाला पार्ट। तो ये जो आपके सामने बनकर आता है इसे हम क्या बोलने लगते हैं? अल्कोहल। क्या बोलने लगते हैं? अल्कोहल। देखो यही तो है,
अल्कोहल में कौन होता है बताइए? OH। OH होता है, क्लियर। बट दिस OH मस्ट बी अटैच्ड ऑन sp3 कार्बन। अगर मैं वाटर के दोनों ही क्या हटा दूं? H, और क्या लगा दूं? R, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप आप लोगों के सामने बनता है, ये बनता है ईथर। क्या बनता है? ईथर। जब ऑक्सीजन के दोनों साइड R ग्रुप लगे होते हैं, देन फंक्शनल ग्रुप इज ईथर। सर कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल बताओगे? जी हाँ, R का मतलब तो कार्बन वाला पार्ट होना चाहिए। जैसे ये आप लोगों के सामने कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें? ईथर। ऑक्सीजन के इधर भी R, ऑक्सीजन के उधर भी R। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए अगर अपन देखें कि ये हमारे सामने कंपाउंड है और मुझसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अगेन ईथर। ये रहा आपका कौन? ऑक्सीजन, और इसके इधर भी कार्बन और उसके इधर भी कार्बन, द फंक्शनल ग्रुप इज ईथर। तो इसे हम ईथर कहते हैं। दोस्तों नॉर्मली बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ईथर और ईस्टर में। किसमें कंफ्यूज हो जाता है? ईथर और ईस्टर में। एक बार आंखें खोलो, दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। इसको हमने क्या बोला है? ईथर, और इसको क्या बोला है? ईस्टर। ईस्टर कब बनता है बताइए? जब कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट कौन जुड़ता है? OR। ये आपका ईस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे अगर मैं पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करना चाहूं, तो मान लीजिए हमारे सामने ये एग्जाम्पल है। अब आप बताइए इसमें अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सो इट कंटेन्स ओनली वन फंक्शनल, इट कंटेन्स ओनली वन फंक्शनल ग्रुप, एंड दैट फंक्शनल ग्रुप इज ईस्टर। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप ईस्टर है। अगर कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्ट कौन जुड़ जाता है? ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन पर अगर कार्बन वाला पार्ट लगा हुआ है तो ईस्टर, अगर H लगा हुआ है तो ऐसे। कुछ समझ में आया? तो दिस इज ईस्टर एंड दिस इज ईथर, एंटायरली डिफरेंट है। तो यहां पर ये ऑक्सीजन कार्बोनिल कार्बन से नहीं जुड़ेगा। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? तो आपने कौन से फंक्शनल ग्रुप जाने? अल्कोहल को जाना, आपने इनोल को जाना यानी कि फिनोल को जाना, एंड ईथर को जाना। तो आपके पास थोड़ी देर बाद क्वेश्चंस आएंगे जिनमें आपको फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जल्दी से सुलटाएंगे, आगे बढ़ो। ये बहुत ही बेसिक और बेहद इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखिएगा इस बात का। बहुत ही बेसिक और बेहद इंपॉर्टेंट। फंक्शनल ग्रुप की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप्स को पहचानना हमने सीख लिया है तो नेमिंग में दिक्कत आने वाली नहीं, आइसोमेरिज्म में भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम फंक्शनल ग्रुप को ठीक से नहीं पहचानना जानते हैं तो फिर नेमिंग और आइसोमेरिज्म दोनों में दिक्कत आएगी। और आप जानते हैं एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से भी सेट कर रहा है। एक ट्रेंड सेट हो गया था कि आइसोमेरिज्म से कोई क्वेश्चन नहीं आता। इस बार 3 क्वेश्चन आइसोमेरिज्म से। तो एग्जामिनर हमसे पूछकर क्वेश्चन नहीं बनाने वाला है, कहीं से भी बनाएगा, हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सुलटा दिया है, लिखेंगे फास्ट। स्पीड नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। हर OH अल्कोहल नहीं होता, ये अपनी ही टैगलाइन है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड?
सुलटा दिया है। ईस्टर और ईथर में डिफरेंस क्लियर होगा आपको, क्योंकि बच्चा इनको एक जैसा मान बैठता है। ये ईथर है और ये ईस्टर है, दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप्स की तरफ हम चलते हैं। अगले जो हमारे सामने फंक्शनल ग्रुप रहेंगे दैट विल बी थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल्स, एंड अगर अपन बात करना चाहें थायो ईथर्स, थायो अल्कोहल्स एंड थायो ईथर्स। एक बार आंखें खोलो और देखो गौर से, देखो क्या वर्ड आगे ऐड कर दिया है। बाकी तो हम जानते हैं अल्कोहल और ईथर को। एक बार अगर मान लीजिए आपके सामने OH है, तो OH को हम कौन सा फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, अल्कोहल। अब आप बाय डिफॉल्ट समझ जाओ OH मतलब sp3 कार्बन पर जुड़ा होगा, क्लियर। अगर ऑक्सीजन को किससे रिप्लेस कर दिया जाए, सल्फर से, तो ये हमारे सामने उसको तो हम बोलते हैं अल्कोहल OH को, और SH को क्या बोलते हैं। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ऊपर ऑक्सीजन और नीचे सल्फर है, तो इसी को ही हम बोलने लग जाते हैं थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल। आगे बात समझ में। अब आप बोलोगे सर क्या ये क्वेश्चंस आपके नेमिंग के अंदर आएंगे या कहीं आएगा, देखिए नेमिंग नहीं है इनकी, लेकिन क्वेश्चन अलग तरीके से आएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन थायो अल्कोहल विल बी फॉर्म्ड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, चैप्टर अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड, ऐसे घुमाएगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं आप इतना यकीन मानिए कि एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा, और एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा ना तो बता के पढ़ाऊंगा, कोई शर्मिंदगी नहीं है। तो ये हमारे काम का है। इसी प्रकार से अगर अपन बात करना चाहें, बताइए ऑक्सीजन के दोनों साइड R ग्रुप लग जाए तो हम इसको क्या बोलते थे, बताइए ईथर। सही बात है कि नहीं है। इफ ऑक्सीजन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सल्फर, तो इसी को ही हम क्या बोल देंगे, थायो ईथर। तो अब आपको समझ में आने लगेगा कि थायो तब आता है जब ऑक्सीजन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सल्फर। जैसे अगर मैं आपसे इसमें फंक्शनल ग्रुप पूछना चाहूं, ध्यान से सुनते हुए जाना, ये मेरे पास कंपाउंड है, बताओ इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, देन यू विल से दिस कंटेन्स अल्कोहल, OH है और कौन से पर है, sp3 कार्बन पर। अगर मैं इसमें आपसे फंक्शनल ग्रुप पूछना चाहूं इसके अंदर, तो बता सकते हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो यहां पर आपका OH अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप था, इसमें कौन है, SH, तो इसको हम क्या बोलेंगे, थायो अल्कोहल। क्या ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आने लगे। तो एक हमारे सामने होता है अल्कोहल, एक होता है थायो अल्कोहल। इधर आइए, अगर मैं आपसे इसमें पूछना चाहूं कि बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड में है, देन यू विल से इट कंटेन्स ईथर। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर। अगर मैं ऑक्सीजन को सिंपली किससे रिप्लेस कर दूं, सल्फर से, देन यू विल से इट कंटेन्स विच फंक्शनल ग्रुप, यू विल से इट कंटेन्स थायो ईथर। क्या ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया है। तो दो फंक्शनल ग्रुप और क्लियर हो गए, ईथर एंड सॉरी थायो अल्कोहल्स एंड थायो ईथर, सिंपली अल्कोहल और ईथर के थ्रू। तो इसमें तो कोई नई बात याद रखने की जरूरत ही नहीं है, जल्दी से सुलटाएंगे, आगे बढ़ूंगा। हाँ वही सब कॉमन है, बस ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर। सुलटा दिया है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारे सामने रहेंगे अमीन्स। कुछ इसको अमाइंस प्रोनाउंस कर देते हैं, कुछ अमीन्स, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछता है ना नीट वाला। चलिए इस पर आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत इजीली आप चीजों को समझ सकते हैं। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक मॉलिक्यूल सुने होंगे जिसका नाम था अमोनिया। उम्मीद करता हूं
ये तो आप सभी ने ही पढ़ा होगा। मॉलिक्यूल का नाम है अमोनिया। अब सुनते जाओ, अगर अमोनिया में से एक H हटाकर क्या लगा दिया जाए, R, तो ये आप लोगों के सामने अमीन बन जाता है, लेकिन इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अमीन। अगर नाइट्रोजन में, अमोनिया में से नाइट्रोजन से एक H हटाकर क्या लगा दिया जाए, R, तो ये बन जाता है आपका 1 डिग्री अमीन। मतलब ये अमीन है लेकिन यह डिग्री अलग होता है। क्लियर? तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। नॉर्मली आपने इसको इस प्रकार से लिखा हुआ देखा होगा, RNH2। तो ये जो H है वो एक साथ लिख दिए। तो नाइट्रोजन पर अगर एक R है तो वो 1 डिग्री अमीन होगा, या नाइट्रोजन पर 2 H है तो भी वो 1 डिग्री अमीन होगा। कहीं से पहचान सकते हो। नेक्स्ट, मान लीजिए अगर मैंने नाइट्रोजन से एक और H हटा दिया है और कितने R लगा दिए हैं, 2, तो ये आपके सामने क्या बन जाता है, 2 डिग्री अमीन। क्या बन जाता है? 2 डिग्री अमीन। तो ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह हो जाता है। ये अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये अलग फंक्शनल ग्रुप। अभी आपको समझाऊंगा। 2 डिग्री अमीन, आप चाहो तो इसको कई बार इस प्रकार से आपको लिखा हुआ मिलेगा, इस तरीके से। क्लियर? अगर मान लीजिए तीनों ही H हटा दिए हैं और क्या लगा दिए गए हैं, एल्काइल ग्रुप्स, R ग्रुप्स, तो ये आप लोगों के सामने बन जाता है क्या, 3 डिग्री अमीन। तो इस प्रकार से ये फंक्शनल ग्रुप है। अगर नाइट्रोजन पर एक R है तो 1 डिग्री अमीन, नाइट्रोजन पर 2 R है तो 2 डिग्री अमीन, नाइट्रोजन पर 3 R है तो 3 डिग्री अमीन। और यहां पर डिग्री बदलने से फंक्शनल ग्रुप भी बदल जाते हैं। इनकी डिग्री इस बात से डिसाइड होती है कि कितने आर ग्रुप लगे हुए हैं या कितने हाइड्रोजन। जैसे इसके ऊपर कितना आर ग्रुप लगा हुआ है, एक, सो ये 1 डिग्री अमीन कहलाएगा। इस पर कितने आर ग्रुप लगे हुए हैं, आर का मतलब समझ गए ना, कार्बन वाला पार्ट, तो ये 2 लगे हुए तो 2 डिग्री अमीन कहलाएगा। इसके ऊपर कितने लगे हुए हैं आपके सामने, 3, तो ये आपके सामने कहलाएगा 3 डिग्री अमीन। एक बार जल्दी से नोट डाउन कर दीजिए, फिर एक नोट लगाकर हम लिखेंगे। नोट का मतलब उस पर स्टार नहीं लगा देना है। कभी सारी नोटबुक स्टार से ही भर दो। जब हम कभी स्टार लगाते हैं तो उसका रियल में मतलब होता है, और वो हर पेज पर नहीं मिलेगा। सुलटा दिया है। नोट में पहला पॉइंट लिखेंगे 1 डिग्री कॉमा 2 डिग्री। देखिए अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो आप शब्द नहीं कहना है ना, कि लिखने नहीं दे रहा है, ऐसे ऐसी बातें बाजू वाले कहने लगो। स्पीड बढ़ाओ, मेरी स्पीड से मैच कीजिए। आपको पढ़ते हुए ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल हुए नीट की तैयारी करते हुए, मुझे 11 साल का एक्सपीरियंस है। इसका मतलब मेरी स्पीड सही। 1 डिग्री कॉमा 2 डिग्री and 3 degree amines, 1 degree comma 2 degree and 3 degree amines are different functional groups. 1 degree comma 2 degree and 3 degree amines are different functional groups. ये अलग functional group होते हैं। 1 degree comma 2 degree and 3 degree amines are different functional groups. अगला पॉइंट लिखिए 1 degree comma 2 degree, 1 degree comma 2 degree and 3 degree amides, 1 degree comma 2 degree and 3 degree amides, अमीन नहीं अमाइड बोल रहा हूं इस बार, क्या बोल रहा हूं, अमाइड। 1 degree comma 2 degree and 3 degree amides are different functional groups, are different functional groups। इसका मतलब आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं आपके सिलेबस में जहां डिग्री बदलने से फंक्शनल ग्रुप भी बदल जाता है। एक तो अमाइड और एक अमीन। जैसे अगर आपसे पूछे ये भी अमीन है, ये भी अमीन है, क्या ये दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप हैं? नहीं, इसको ऐसे बोला जाता है ये 1 डिग्री अमीन है और ये 2 डिग्री अमीन है। आप पढ़ चुके हैं तो आप जानते हैं 1 डिग्री अमीन कार्बल अमीन रिएक्शन देते हैं जिसे आइसोसाइनाइड टेस्ट कहा जाता है, पर 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं देते हैं। तो इनके रिएक्शन करने का अंदाज अलग अलग होता है। क्लियर? तो डिग्री बदलने से यहां फंक्शनल ग्रुप बदलता है, एक तो अमीन्स में और एक अमाइड्स में। यू गॉट दैट पॉइंट? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से बातें करते हैं।
मान लीजिए मैंने आप लोगों के सामने, ध्यान से सुनते हुए जाइए, मान लीजिए अगर मैंने आप लोगों के सामने ये लगा कर दिया है, तो सबसे पहले तो इसमें फंक्शनल ग्रुप पहचान कर बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये। आप पूरा बोलेंगे, इसके अंदर ये है 1 डिग्री अमीन, पूरा बोलेंगे, अमीन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अमीन। सही बात है कि नहीं है? आप बताओ नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री क्या है। ये कार्बन आपका नो डाउट कौन सा है, 3 डिग्री कार्बन। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है ये, 1 2 3, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से। सो इट इज ए 3 डिग्री कार्बन। लेकिन अगर मुझसे इस अमीन की डिग्री पूछी जाए तो ये हमारे सामने एक 1 डिग्री अमीन है। वहीं पर अगर अल्कोहल होता, अभी ध्यान से सुनना, वहीं पर अगर अपन से पूछता कि बताओ इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कौन सा है फंक्शनल ग्रुप बताइए। आपका जो OH है वो किस पर जुड़ा हुआ है, sp3 कार्बन पर, तो हम बोलते हैं ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल। मीन्स इसमें आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि ये 3 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री, सिंपल अल्कोहल। पर इसमें आपको क्लियरली डिग्री के साथ बोलना चाहिए, डिग्री के साथ बोलना चाहिए। अगर मुझसे पूछा जाए कि इस अल्कोहल की डिग्री क्या है, तो मैं यहां पर बताऊंगा ये एक 3 डिग्री अल्कोहल। क्या है, एक 3 डिग्री अल्कोहल। अल्कोहल में डिग्री जिस कार्बन पर वो जुड़ा है वहीं से डिसाइड होती है। आप बताइए यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो ये कार्बन आपका कौन सा है, 3 डिग्री कार्बन। तो अगर OH 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो आपका अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। लेकिन अमीन्स में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से डिग्री के कार्बन से जुड़ा है। यहां बात होती है कितने R ग्रुप हैं या कितने हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन पर 2H हैं, तो बताइए कौन से डिग्री का अमीन होगा, वो आपका 1 डिग्री का। या नाइट्रोजन पर एक R लगा हुआ है तो वो 1 डिग्री अमीन होगा, भले वो कौन से भी डिग्री के कार्बन से जुड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेसिक डिफरेंस होता है इनके अंदर। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, मेरी बात को आप ध्यान से सुनते हुए जाइएगा। मान लीजिए अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने एक कंपाउंड दिया हुआ है, क्या आप बता सकते हैं इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो गौर से देखिए, ये आपका कौन है, नाइट्रोजन। एक आर तो ये रहा और एक आर ये रहा, कितने आर ग्रुप लगे हुए हैं, 2। तो यहां पर ये रहेगा आपके सामने 2 डिग्री अमीन। सो इट इज ए 2 डिग्री अमीन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? भले ये कौन से डिग्री के कार्बन से जुड़ा है कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। एक साइड ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है और एक साइड ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर डिग्री नाइट्रोजन के थ्रू बताई जाती है, ना कि कार्बन के थ्रू। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप बताइए नाइट्रोजन के ऊपर कितने R ग्रुप मौजूद हैं, 3। तो ये आप लोगों के सामने रहेगा 3 डिग्री अमीन। तो अमीन्स की डिग्री कैसे पता की जाती है? अमीन्स की डिग्री पता की जाती है कि जो नाइट्रोजन है उस पर कितने R या कितने H ग्रुप मौजूद हैं, इससे डिग्री का पता लगता है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या अमीन्स में डिग्री बदलने से फंक्शन ग्रुप बदल जाता है? बिल्कुल। क्या अल्कोहल में डिग्री बदलने से फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है? नहीं। इस पर गौर फरमाइए, ये जुड़ा हुआ तो 3 डिग्री कार्बन से है, लेकिन अमीन की डिग्री क्या है, 1 डिग्री। हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। क्या सर डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस आएंगे? नहीं, क्वेश्चंस ऐसे आएंगे
कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फॉर्म्ड इन हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, या विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी प्रीपेड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। कनेक्ट करेगा चैप्टर से ही, लेकिन जब हम डिग्री नहीं जानते, बेसिक नहीं जानते, तो रिएक्शन का कोई मतलब ही नहीं। तो एग्जामिनर बहुत ही डेढ़ शाना है। नीट 2025 ने क्लियर कर दिया है कि एग्जामिनर का लेवल एकदम बढ़िया है। मुझे दो ही टाइप के एग्जामिनर आज तक पसंद आए। एक 2016 बहुत ही शानदार पेपर सेट किया है, क्लियर। 2016 का केमिस्ट्री बिल्कुल वैसा ही था जैसा इस बार का फिजिक्स था, बिल्कुल वैसा ही था। नॉर्मल लोगों से बने ही, पहली बार पता लग रहा था उनको कि अच्छा ये भी होता है। 2025 में अच्छी बात यह थी पेपर हल्का नहीं था केमिस्ट्री का भी, पर एनसीईआरटी से बाहर, ये बहुत अच्छी बात है। देख लो, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर, लेकिन अब केवल पेज नंबर एनसीईआरटी नहीं रह गई, उस एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइनों का मतलब भी। आपने देखा ना, बहुत सारे लोगों का वन शॉट अंडरलाइन कर करके बता रहे हैं, ये तो कभी होता ही, वो तो मेरे पास भी एनसीईआरटी, उसका मतलब मुझे समझ में आना चाहिए। और अच्छी बात, जो चैप्टर हटाए कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। पॉलीमर कोई क्वेश्चन नहीं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कोई क्वेश्चन नहीं, अगर अपन बात करें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कोई क्वेश्चन नहीं, सरफेस केमिस्ट्री कोई क्वेश्चन नहीं, सॉलिड स्टेट कोई क्वेश्चन नहीं। मतलब एग्जामिनर को पता है कि सिलेबस क्या है, सिलेबस में रह के उधेड़ा उसमें। तो ये अच्छी बात है कि बस हमें तो अब एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में आपने जाना। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने फंक्शनल ग्रुप रहेगा नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल, नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल। नाइट्राइल से ज्यादा मैं जानता हूं आप कंफर्टेबल हैं किससे, साइनाइड, लेकिन नाइट्राइल की भी आपको आदत डालनी पड़ेगी। और इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। क्लियर, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अगर मैं आपसे बात करना चाहूं नाइट्राइल, तो ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं, कार्बन एंड नाइट्रोजन, दोनों में ही कार्बन एंड नाइट्रोजन होता है। लेकिन पहले वाले में अगर अपन बात करना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से। ये जो फंक्शनल ग्रुप आपका होता है, इसको हम बोलते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप, नाइट्राइल। क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। और इसके बारे में आप जान लो, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, इसका ही कार्बन आखिरी कार्बन होगा, बाद में नाइट्रोजन आएगा, उसके बाद कोई कार्बन नहीं आएगा। टर्मिनल का मतलब हमारे लिए कार्बन होता है, क्लियर, कि आखिरी कार्बन इसी का ही होगा, इसके बाद किसी का कार्बन नहीं होगा। तो क्या इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही कार्बन इंक्लूडेड है, जी हाँ, ये कार्बन इस फंक्शनल ग्रुप का ही कार्बन है। और ये आपका कैसा फंक्शनल ग्रुप रहेगा बताइए, टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब किनारे पर आएगा, ये कभी भी बीच में नहीं आ सकता। आईपैक नेमिंग में आपको और भी क्लियरिटी मिलेगी इसके बारे में। जैसे पर्टिकुलर एग्जाम्पल अगर अपन देखना चाहें तो ये हमारे सामने फंक्शनल ग्रुप हो गया। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें, नाइट्राइल। वही कार्बन एंड नाइट्रोजन से आप आइसोनाइट्राइल भी बना सकते हैं, लेकिन इस बार जो अटैचमेंट है वो बदल जाएगा। किसकी साइड से होगा, नाइट्रोजन की साइड से। देखिए यहां पर ये कार्बन को कार्बन की साइड से कनेक्ट करेगा, और इसमें किसकी साइड से करेगा, नाइट्रोजन की साइड से। इसको हम क्या बोलते हैं बताइए, आइसोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं दोस्तों, आइसोनाइट्राइल। इसको अगर शॉर्ट में लिखेगा तो कैसे लिखेगा बताओ, CN। और इसको जब शॉर्ट में लिखेगा तो कैसे लिखेगा, NC। बॉन्ड लाइन मतलब कंडेंस फॉर्मूले में बॉन्ड गायब करेगा। तो अगर इसका कोई पर्टिकुलर एग्जांपल सर आप लेना चाहो तो ये आप लोगों के सामने CH3 CH2 एंड आपको कौन दिखाई देगा, NC। देखो इसमें कौन दिखाई दिया था, CN। वे ऑफ अटैचमेंट देखो किसकी साइड से जुड़ा हुआ है, कार्बन की साइड से। तो इसमें तो ये कार्बन की साइड से जुड़ा है और इसमें ये नाइट्रोजन की साइड से जुड़ा है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। सो वन इज नाइट्राइल, वन इज आइसोनाइट्राइल। समझते रहेंगे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने फंक्शनल ग्रुप आता है नाइट्रो एंड नाइट्राइट, नाइट्रो एंड नाइट्राइट। ये फंक्शनल ग्रुप आप पाएंगे चैप्टर एल्काइल हैलाइड में, ये फंक्शनल ग्रुप भी आप पाएंगे चैप्टर एल्काइल हैलाइड में। ये जो आपके सामने बनता है ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन से, एक नाइट्रोजन और दो ऑक्सीजन कंबाइन होकर या तो नाइट्रो या नाइट्राइट फंक्शनल ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं किस प्रकार की बातें यहां पर हो सकती है। अगर ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं, इस तरीके से दोनों ऑक्सीजन आपके किसके ऊपर हैं, नाइट्रोजन के ऊपर, एंड नाइट्रोजन आगे जाकर जुड़ेगा, देन दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज नाइट्रो।
एंड इट इज रिटन एज इन कंडेंस फॉर्म NO2। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? और इसमें अगर ये इस तरीके से जुड़ जाते हैं कि नाइट्रोजन नहीं जुड़ेगा कार्बन चेन से, कौन जुड़ेगा? ऑक्सीजन। क्लियर? तो ये जो फंक्शनल ग्रुप आपके सामने होता है, दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज नाइट्राइट। सो वन इज नाइट्रो, वन इज नाइट्राइट। सर क्या कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स आप हमें देंगे? जैसे ये आप लोगों के सामने किसका एग्जांपल हो गया है? नाइट्रो का। और यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आप लोगों के सामने? नाइट्राइट। तो ये दोनों में ही देखो, एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन है, पर दोनों में ही उनके जुड़ने का तरीका अलग अलग आप लोगों के सामने रहता है। तो ये हमारे सामने नाइट्रो एंड नाइट्राइट। अभी आप एक साथ लिखेंगे, छोटी छोटी बातें, इनको जल्दी जल्दी सुलटाते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने फंक्शनल ग्रुप आता है इमीन। कौन सा आता है? इमीन। काफी चर्चित फंक्शनल ग्रुप रहता है ये। देखिए, कार्बन नाइट्रोजन में क्या बन जाए? डबल बॉन्ड। कार्बन नाइट्रोजन में अगर आप लोगों के सामने डबल बॉन्ड बना हुआ है, देन दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज इमीन। दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज इमीन। ये हमारे सामने इमीन फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। जैसे अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने, आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी तो पूरी करनी पड़ेगी 4 बॉन्ड के लिए। तो अगर मैंने इस प्रकार से बात कर दिया और नाइट्रोजन पर कौन लगा दिया है? H। अगर मुझसे पूछा जाए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर है, देन आई विल से इट कंटेन्स इमीन फंक्शनल ग्रुप। और अगर मान लीजिए नाइट्रोजन के ऊपर भी कोई R ग्रुप लगा दिया जाए, H की बजाय, कुछ भी आ सकता है। आप जानते हैं जब हम फ्री वैलेंसी छोड़ते हैं तो HR लगा सकते हैं वहां पर। अभी हमने नाइट्रोजन पर क्या लगाया था बताइए? H। अगर मान लीजिए मैंने R लगा दिया है तो इसको हम बोल देते हैं क्या? सब्स्टिट्यूटेड इमीन। क्या बोल देते हैं? सब्स्टिट्यूटेड इमीन। सब्स्टिट्यूटेड इमीन का मतलब समझते हो कि H की बजाय कौन आ गया है? R। H इज बीइंग रिप्लेस्ड, H इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड बाय R। तो इसे हम सब्स्टिट्यूटेड इमीन कह देते हैं। है तो इमीन ये भी। क्लियर? और सब्स्टिट्यूटेड इमीन का ही नाम है शिप्स बेस। उम्मीद करता हूं आपने ये नाम जरूर सुना होगा अगर 12th में आपने बोर्ड एग्जाम दिए तो। दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज शिप्स बेस, क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप को बताने वाले केमिस्ट का नाम था हुगो शिप्स। इस फंक्शनल ग्रुप को जिसने बताया था उसका नाम क्या था? हुगो शिप्स। तो उसी को ही थोड़ा सा अगर अपन बात करें रिस्पेक्ट देने के लिए उसी के नाम पर आ गया शिप्स बेस। तो इमीन जो है उन्हीं को इस शिप्स बेस के नाम से भी जाना जाता है। ये फंक्शनल ग्रुप पता है आप कहां फेस करेंगे? ये फंक्शनल ग्रुप फेस करेंगे आप जब पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। When aldehydes and ketones react with 1 degree amine, 1 degree amine, then आपका क्या बनता है? इमीन शिप्स बेस बनकर आता है। तो वहां पर अगर हम इस फंक्शनल ग्रुप को नहीं जानेंगे तो हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग नजर आएगा। क्लियर? वन बाय वन अपन आगे बढ़ते हुए चलेंगे, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने है ऑक्साइन। क्या है? ऑक्साइन। देखिए, कार्बन नाइट्रोजन में क्या रहे? डबल बॉन्ड। लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर कौन लग जाए? OH। देन दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज ऑक्साइन। अब आप समझ जाओ, यहां पर कुछ भी आए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मान लीजिए एक साइड तो मैंने कार्बन रख दिया, एक साइड मैंने हाइड्रोजन रख दिया, तो बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ऑक्साइन। अगर मैं चाहूं तो दोनों साइड कार्बन भी रख सकता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब भी मैं बॉन्ड फ्री छोड़ूं इसका मतलब आप वहां पर कार्बन या हाइड्रोजन लगा सकते हैं, बाकी अपनी मर्जी से कुछ और नहीं लगा सकते। तो दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज ऑक्साइन। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी यहां तक होनी भी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने जो फंक्शनल ग्रुप आने वाला है उस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड। क्लियर? सल्फोनिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपका होता है SO3H। क्लियर? इस प्रकार से अगर आप इसको कंडेंस फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? SO3H। कार्बन कंटेनिंग या नॉन कार्बन कंटेनिंग? नॉन कार्बन कंटेनिंग, इसमें कोई कार्बन नहीं है। तो जैसे अगर हमसे कोई पर्टिकुलर एग्जांपल पूछा जाए तो इस प्रकार से आपके सामने कोई पर्टिकुलर एग्जांपल आ जाएगा SO3H। बताइए जुड़ेगा किसकी साइड से? ऑक्सीजन की साइड से कि सल्फर की साइड से? सल्फर की साइड से। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन में आता है बेंजीन, सल्फोनिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। तो जब तक नाम नहीं जानेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। और इस टाइम इस बार के पेपर को थोड़ा एनालाइज करना। फिनोल को फिनोल नहीं लिखा उसने। क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग विल डीकलराइज Br2 वाटर।
हमने जो पढ़ाया मैंने शेयर भी किया, लैंग्वेज एग्जैक्टली वही थी। लोग टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ाते थे, मैंने कभी ऐसी बातें नहीं की है। जब मैच करेगा तो एग्जैक्टली मैच करेगा, आजू बाजू की बातें नहीं होती कि ऐसा वैसा पढ़ा दिया, कुछ नहीं, एकदम। और क्लियर कहता हूं, जब जब पेपर अच्छा बनेगा तब तब अपनी नोटबुक से क्वेश्चंस के मैच करने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि अच्छा एग्जामिनर अच्छे क्वेश्चंस पूछता है। तो हमें बेसिक्स हमेशा क्लियर होने चाहिए। तो उसने फिनोल को फिनोल नहीं लिखा, पता क्या लिखा? बेंजीनोल। आधी जनता को साफ कर दिया, क्योंकि फिनोल फिनोल चिल्लाते रहते हैं, लेकिन आप चेक कर सकते हैं जब हमने पढ़ाया तो फिनोल ऑब्लिक बेंजीनोल दोनों लिखे हुए हैं। तो जहां जहां रोक सकता था वहां वहां रोकने की कोशिश की एग्जामिनर ने। तो जल्दी से सुलटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। इनमें से कुछ आपको याद हो जाएंगे, कुछ याद नहीं होंगे, पर धीरे धीरे करके सारी चीजें याद होने लगेंगी। मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहिए दोस्तों। एक सिप्स बेस होता है और एक सिप्स रिएजेंट होता है। दोनों में नाम सिप्स आता है और दोनों इसी ने बताए थे। चाहे वो सिप्स बेस हो चाहे वो सिप्स रिएजेंट हो, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला कौन था? हुगो सिप्स। क्या सर ये भी हमसे पूछेगा? नहीं, ये अपनी क्लियरिटी के लिए कि हम कंफ्यूज ना हो। ये आप फेस करेंगे NaNaCN AgCN की रिएक्शन RX के साथ। ये आप फेस करेंगे RX की रिएक्शन NaNO2 एंड AgNO2, वहां पर जाकर बनेंगे। हाँ, कोई भी R ग्रुप आ जाए, CH3 नहीं, कोई भी आ जाए। मतलब नाइट्रोजन पर H है तो सिंपल क्या बोल देंगे? इमीन। अगर नाइट्रोजन पर R है तो क्या बोल देंगे? सब्स्टिट्यूटेड इमीन। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब H को R से रिप्लेस कर दिया। तो ये तो आगे आता रहेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, बस अभी इमीन पर ध्यान देना है कि कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड वाले क्या कहलाते हैं? इमीन। आगे बढ़ सकता हूं दोस्तों? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? जल्दी जल्दी सुलटाएंगे, फिर हम फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन करेंगे। देखते हैं कितने अच्छे से आप फंक्शनल ग्रुप पहचान पाते हैं। सुलटा दिया है क्या?
सुलटा दिया सभी ने। NO जब आपके सामने आता है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहते हैं हम इसको? नाइट्रोसो। देखो कुछ फंक्शनल ग्रुप टाइम आने पर भी आपको इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे, बट मैक्सिमम जो है हमने सीख लेने। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो थे जो पहले लेक्चर में हमने डील किए थे, बाकी तो इजी है, मतलब उनकी जरूरत बहुत ज्यादा हमें पड़ती नहीं। सुलटा दिया है। चलिए अब जो स्टार लिखा है उस पर लिखिए, एल्केन्स हैज नो फंक्शनल ग्रुप। एल्केन्स हैज नो फंक्शनल ग्रुप। एल्केन्स को फंक्शनल ग्रुप नहीं माना गया है। एल्केन्स हैज नो फंक्शनल ग्रुप। एल्केन कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। एल्केन का मतलब समझ गए ना आप? कार्बन कार्बन के सारे बॉन्ड कैसे हों? सिंगल। जैसे ये आपके सामने दिया हुआ है या फिर ये आपके सामने दिया हुआ है। अगर मैं पूछूं इन कंपाउंड्स में बताओ नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, मैं पूछूं बताओ इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, यू विल से 0। एल्केन कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। ये आपका एल्केन है, बस ये अलग बात है, ये साइक्लिक है तो सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल। तो अगर हमसे पूछा जाए इसके अंदर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कि इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, देन यू विल से 0। एल्केन को कोई फंक्शनल ग्रुप माना नहीं जाता है। और ये हल्की बात नहीं है, आप कैलकुलेशन कर लेते हैं लेकिन आप ध्यान देते ही नहीं। तो यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, एल्केन को कोई फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आपके सामने जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है वो एल्कीन। दोस्तों एल्कीन एक फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसीडर किया जाता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब आप लोगों के सामने आ जाए तो उसे हम एल्कीन कहते हैं और वो एक फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। क्या माना जाता है? फंक्शनल ग्रुप। इधर ध्यान दीजिए, छापने पर बाद में ध्यान देंगे आप लोग। अगर मान लीजिए मैं आपसे बात करना चाहूं कि इस कंपाउंड के अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप है, इस कंपाउंड के अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप है, देन यू विल से इट कंटेन्स वन फंक्शनल ग्रुप एंड दैट इज एल्कीन। क्या है? एल्कीन। आपका जो एल्कीन है इनको कई बार हम ओलिफिन्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ओलिफिन्स। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड? ओलिफिनिक बॉन्ड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ओलिफिनिक बॉन्ड। सारे डबल बॉन्ड को नहीं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। अब क्यों बोलते हैं वो चैप्टर में जाके एल्कीन में पता लगेगा, अभी कोई मतलब नहीं है। तो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किसकी तरह ट्रीट किया जाता है? ये ट्रीट किया जाता है एज ए फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? नेक्स्ट अभी ध्यान देते रहेंगे। अगर हम बात करना चाहें बेंजीन, तो बेंजीन भी अपने आप में क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं इसको। क्लियर? अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप। जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि बताइए इस कंपाउंड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इस कंपाउंड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो बताइए कार्बन कार्बन में क्या आया है? डबल बॉन्ड। देन यू विल से इट कंटेन एल्कीन एज ए फंक्शनल ग्रुप। अगर मैं आप लोगों के सामने ये वाला एग्जाम्पल रख देता हूं और मैं पूछता हूं बताइए इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत आपको यहां पर है। यू विल से सर यहां पर भी तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड था, तो यहां पर भी तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो क्या इसमें हम एल्कीन नहीं बोलेंगे? नहीं, क्योंकि इसमें जो डबल बॉन्ड है वो एक खास पैटर्न के अंदर है। ये डबल बॉन्ड साइक्लिक कॉन्जुगेशन के अंदर है। इसके रिएक्शन करने का अंदाज अलग होगा और उसके रिएक्शन करने का अंदाज अलग होगा। आप ड्रॉपर है तो आप थोड़ा सा जानते हैं कि ये एडिशन रिएक्शन देता है और वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो यहां पर एरोमेटिसिटी आ गई है कंपाउंड के अंदर, तो इसका कैरेक्टर ही चेंज हो गया है। हालांकि इसमें भी वही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो जब इसमें पूछेगा तो फंक्शनल ग्रुप एल्कीन बोलेंगे और उसमें पूछेगा तो फंक्शनल ग्रुप बेंजीन बोलेंगे। क्या ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आने लगा? क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो एल्काइन भी आपका एक फंक्शनल ग्रुप होता है। एल्काइन किसे बोलते हैं? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ध्यान रखना, जब कभी भी दोस्तों कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज ए फंक्शनल ग्रुप। इट विल बी कंसिडर्ड एज ए फंक्शनल ग्रुप। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को कई जगह पर आप लिखे हुए देखेंगे एसिटाइलिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? एसिटाइलिक बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको एसिटाइलिक बॉन्ड भी बोलते हैं। मैं बताऊंगा टाइम आने पर ऐसा क्यों कहते हैं। तो अगर आप लोगों के सामने कोई ऐसा कंपाउंड आ जाता है और आपसे पूछ रहा है बताइए इस कंपाउंड के अंदर
कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, देन यू विल से इट कंटेन्स 1। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज नॉट ए फंक्शनल ग्रुप, क्लियर कर दिया ना, 0 फंक्शनल ग्रुप। लेकिन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज ए फंक्शनल ग्रुप। ध्यान से सुनते चलिए। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इस कंपाउंड में बताइए कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्या, नंबर ऑफ, अगर अपन बात करना चाहें फंक्शनल ग्रुप्स, आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। देन बताइए कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। एक फंक्शनल ग्रुप तो आपका कौन है, एल्काइन। एक फंक्शनल ग्रुप आपका कौन है, एल्कीन। यू गॉट दैट पॉइंट। सो दिस कंपाउंड हैज हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स, दिस कंपाउंड हैज 2 फंक्शनल ग्रुप्स। अभी आप सुनते जाइए ध्यान से। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो जो आपके सामने X होता है दैट इज हैलाइड, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसीडर किया जाता है। और इस बात का विशेष ध्यान रखें, केमिस्ट्री में X का मतलब हैलोजन होता है। फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या फिर आयोडीन। कोई भी आप पर्सनल फीलिंग यहां पर ना लाएं, X का मतलब सिंपल हैलोजन। जैसे अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, अभी ध्यान से सुनते हुए जाइए, बताइए इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, 0। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज नॉट ए फंक्शनल ग्रुप। लेकिन अगर मैंने यहां पर क्या लगा दिया है, मान लीजिए Cl, अब बताइए नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हैं इसके अंदर। नाउ इट कंटेन्स नंबर ऑफ, अगर मुझसे पूछना चाहे फंक्शनल ग्रुप्स, तो बताइए कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, देन 1। यानी कि हैलोजन आपका एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है। आप सभी ड्रॉपर बच्चे हैं, अगर आपने ढंग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो एक चैप्टर आता है +2 एनसीईआरटी का पहला चैप्टर एल्काइल हैलाइड्स, और वहां पर यह फंक्शनल ग्रुप बताता है कि मैं 2 टाइप की केमिकल रिएक्शन देता हूं, वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड वन इज एलिमिनेशन। 2 टाइप की रिएक्शन करता है ये, तो इट इज ए फंक्शनल ग्रुप। इस बात का एहसास आपको होना चाहिए। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। अब इसमें भी डिग्री की बात चलती है, तो ये जब X जिस कार्बन पर जुड़ेगा उसी की डिग्री से पता चलेगा। जैसे यहां पर आपके सामने Br है, तो बताइए कौन से डिग्री का हैलाइड है, तो आप बताइए कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री पर, तो ये कहलाता है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। यानी कि हैलाइड कौन सी डिग्री का है, 1 डिग्री का। हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ता है वही डिग्री बोल देनी है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ये जो आपके सामने हैलाइड है ये कौन सी डिग्री का है, तो आप बोलोगे ये 2 डिग्री हैलाइड है। कौन सा है, 2 डिग्री हैलाइड है। और अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखकर बोला जाए और पूछा जाए कि बताइए ये कौन से डिग्री का हैलाइड है, देन यू विल से 3 डिग्री हैलाइड। यानी कि जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है उसी से डिग्री डिसाइड होती है, अल्कोहल में भी और हैलाइड्स में भी। पर अमीन्स और अमाइड्स में वैसे डिसाइड नहीं होती, अमीन्स और अमाइड थोड़े से अलग चलते हैं। आइए अब फिर से मैं आप लोगों के सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं, एक बेहतरीन क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछे जाएंगे किसके बारे में, कि बताइए इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं। इन दिस मॉलिक्यूल हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। आप बताइए कितने फंक्शनल ग्रुप हैं इस मॉलिक्यूल में। तो एक फंक्शनल ग्रुप तो हमारे सामने कौन सा हो गया है, एल्काइन, एक फंक्शनल ग्रुप एल्कीन, और एक फंक्शनल ग्रुप हैलाइड। तो इसमें अगर मुझसे पूछे नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, तो आप बताइए इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप्स हो गए हैं, तो इसके अंदर 3 फंक्शनल ग्रुप है। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जो बारीकी वाले क्वेश्चंस होते हैं वही क्लैरिटी आपके सब्जेक्ट में डेवलप करते हैं। पता है भारी क्वेश्चन गलत नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं। बहुत सारे बच्चों को मालूम भी नहीं ये भी फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसीडर होता है, या डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मालूम ही नहीं है बहुत सारे बच्चों को तो। लेकिन ईस्टर, अमाइड, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, इनको सब जानते हैं। आइए अगर मैं आपसे, ध्यान से सुनना जाना, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि बताइए इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं उस मॉलिक्यूल में, बताइए 1। क्या आप उस फंक्शनल ग्रुप को पहचान रहे हैं, कार्बोनिल कार्बन और दोनों साइड R, मतलब फंक्शनल ग्रुप कौन है, सही बात है, बढ़िया बात। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने इस प्रकार से रखता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत ही जबरदस्त बात समझाऊंगा। आप बताइए इसमें कितना फंक्शनल ग्रुप है, हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर, हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर। यहां पर जो आपका X जुड़ता है वो कौन से कार्बन पर जुड़ता है, sp3 कार्बन पर जुड़ता है। तो आप बताइए इसमें कीटोन था, इसमें ये रहा कार्बोनिल, और कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट हैलोजन का जुड़ना, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये आपके सामने है एसिड हैलाइड, और हैलोजन में कौन है, क्लोरीन। तो आप कह सकते हैं एसिड
क्लोराइड। अभी सुनना ध्यान से, अगला बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने। आप बताइए इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? अगले वाले में बताइए, हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर? हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर? देयर आर टू फंक्शनल ग्रुप्स। देखिए ये रहा कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन के इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, हेंस इट इज कीटोन। एंड ये रहा आपका कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है? एक्स, तो दिस इज हैलाइड। सो हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर? टू फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर। अब गौर से समझो, इनको पॉइंट्स को कलेक्ट करो कि अगर आपका हेलोजन sp3 कार्बन पर है तो वो अलग फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन अगर वो कार्बोनिल कार्बन पर आ गया है तो वो एसिड हैलाइड बना देता है। अब देखो ये कौन था? कीटोन। और जब दोनों साइड आर था तो कीटोन था, एक साइड हेलोजन लगा दिया तो एसिड हैलाइड हो गया। दोनों साइड आर रखा, हेलोजन दूसरी जगह चला गया। तो बच्चे को डिफरेंस समझ में नहीं आता एसिड हैलाइड में और इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स में। एसिड हैलाइड में हेलोजन डायरेक्ट कार्बोनिल कार्बन पर। क्या इन तीनों क्वेश्चंस में आपको क्लैरिटी समझ में आने लगी? चलिए जल्दी से सुलटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। लिखा था कि नहीं लिखा था? लिख दीजिए। इसके बाद अब आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे। यू हैव टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स। एल्कीन फंक्शनल ग्रुप है, एल्काइन फंक्शनल ग्रुप है, बेंजीन फंक्शनल ग्रुप है। एल्केन्स को बोलते हैं बच्चे पैराफिन्स। दो वर्ड से बनकर मिलकर बनता है पैरा प्लस अफीन। इट्स लैटिन वर्ड, मींस लेस टेंडेंसी टू रिएक्ट। तो हम डिस्कस करेंगे कब? जब चैप्टर पढ़ेंगे एल्केन। हम चैप्टर अकॉर्डिंग चलेंगे, तभी आपको चीजों का सही मतलब समझ में आएगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, बिल्कुल एनसीईआरटी के रिदम में बढ़ेंगे, इवन इंक्लूडिंग द प्रिपरेशन मेथड्स। कुछ भी एनसीईआरटी स्किप नहीं करेंगे। आपकी नोटबुक ही एनसीईआरटी होगी, क्योंकि नोटबुक में एनसीईआरटी प्लस एक्सप्लेनेशन दोनों अवेलेबल होंगे। आगे बढ़ सकता हूं? सभी ने सुलटा दिया इसको? चलिए सुलटा दिया है। अभी ये मत बोलना कि सर ये कैसे बना सकते हो, सर ये कार्बन कैसा है sp, तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 180, लेकिन आपने ऐसा नहीं बनाया। अगर आप ऐसी बात कर रहे हो तो आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को जानते ही, इट हैज नथिंग टू डू विद ज्योमेट्री। बेवकूफ लोग ऐसी बातें कर सकते हैं, और आजकल बेवकूफों की कमी नहीं।
सुलटा दिया है। सुलटा दिया है सभी नहीं। ये जो लेक्चर अपना फंक्शनल ग्रुप वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों। बहुत सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं और इसमें हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। अपना माइंड सेट एकदम क्लियर रखना है कि चीजें समझ में नहीं आती हैं, चीजों को समझना पड़ता है। ये हमेशा ध्यान रखिए। सुलटा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स। आपको आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से मौजूद है। हमारे हर एक क्वेश्चन के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। फालतू में क्वेश्चंस बढ़ाने की कोशिश हम नहीं करेंगे। चलाइए अपने खानदानी दिमाग को, और आगे का प्रोसेस आप जानते ही, कई सालों से जो आप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? चलिए। एकदम पिन पॉइंट कॉन्सेप्ट होने चाहिए।
पहले वाले में पहचान पाएंगे? बताओ कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पहले वाले में मौजूद हैं? कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद है पहले वाले में? कीटोन है, एसिड, एनहाइड्राइड है, ईस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है। सही से नहीं पहचान पा रहे हो? आइए, ये वाला फंक्शनल ग्रुप बताओ कौन सा है? ये वाला फंक्शनल ग्रुप बताओ कौन सा है? कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है? OR। आर का मतलब ऑक्सीजन पर कार्बन होना। अब जैसे दिख रहे थे वैसे नहीं आए ना आपके सामने, वहां तो अलग अलग बिल्कुल चल रहा था मामला। तो यहां से ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप बोलते हो ईस्टर पे OR, कार्बोनिल कार्बन पर OR, आर का मतलब ये कौन होना चाहिए? कार्बन। तो कार्बन ही तो इसके ऊपर। क्लियर? तो ये एक सिंगल फंक्शनल ग्रुप है और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है ईस्टर। यू गॉट इट? आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस वाले फंक्शनल ग्रुप को गौर से देखिए, कार्बोनिल कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। सो दिस फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। क्या ये बात आपको समझ में आई? जी हाँ। इधर आइए, ये रहा आपका कार्बोनिल कार्बन। देखो इधर ये रहा ऑक्सीजन, फिर से कार्बोनिल कार्बन। आप बताइए, दो कार्बोनिल कार्बन के बीच में ऑक्सीजन, तो ये पूरा फंक्शनल ग्रुप आपका कौन सा हो गया? एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर? दिस फंक्शनल ग्रुप इज एसिड एनहाइड्राइड। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा होगा, मेरे बताते उनको याद आ रहा होगा, इसका मतलब उनका रिवीजन कमजोर है। क्लियर? चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप बताइए, इस वाले फंक्शनल ग्रुप के बारे में क्या कहते हैं? ये रहा कार्बोनिल कार्बन, एक साइड कौन है? H। अब बहुत सारे कहेंगे H तो था ही नहीं, आपने लगाया है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? और दूसरी साइड कौन है? R। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ? एल्डिहाइड। और हमेशा एल्डिहाइड कहां पर आते हैं? टर्मिनल। देख लो, इसके बाद कोई नहीं मिलेगा। इधर बताइए, कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट कौन जुड़ गया है? OH। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस प्रकार से हमें फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? आप बताइए, ये वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा नजर आ रहा है आपको? ये वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा नजर आ रहा है आप लोगों को? बताइए जल्दी से। कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट नाइट्रोजन अमाइड, लेकिन कौन से डिग्री का अमाइड? नाइट्रोजन पर एक H है तो 2 डिग्री, एक भी नहीं होता तो 3 डिग्री, और दो होते तो 1 डिग्री। तो पूरा बोलेंगे इट्स ए 2 डिग्री अमाइड, क्योंकि यहां डिग्री बदलने से फंक्शनल ग्रुप भी तो बदल जाते हैं। आइए दोस्त, इधर वाले पर फिर से देखिए, ये आपके सामने कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। तो ये तो क्लियर हो गया, ये कौन है? अमाइड। लेकिन कौन से डिग्री का अमाइड? ये भी आपके सामने 2 डिग्री अमाइड है। हाँ या ना? जी हाँ। आइए इधर आते हैं, इसको गौर से देखिए, कार्बोनिल कार्बन और उस पर कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। तो क्लियर है, अमाइड। नाइट्रोजन पर 2 H हैं तो इट इज ए 1 डिग्री अमाइड। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? इधर देखिए, ये रहा कार्बोनिल कार्बन और कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन पर एक भी H नहीं है तो इट इज ए 3 डिग्री अमाइड। पहचान में आया कि नहीं आया? आइए दोस्तों, इसके बारे में क्या कहते हो? नाइट्रोजन पर कितने R ग्रुप लगे हुए हैं? एक और एक, दो। तो ये 2 डिग्री अमीन है, अमाइड नहीं, अमीन। क्लियर? तो आपको समझ में आने लगे फंक्शनल ग्रुप्स? आइए, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, पता है ये तो थोड़ा सा हवाबाजी वाले क्वेश्चन होते हैं। क्लियर? लेकिन वो जो क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल पिन पॉइंट क्वेश्चन है, मतलब जहां बच्चों को जो समझाना है उन्हीं क्वेश्चन से मैं समझाता हूं। पहले वाले में बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है? ईथर बोल रहे हो? ईथर और एस्टर अलग अलग होते हैं। इट कंटेन्स ओनली वन फंक्शनल एंड दैट इज ईस्टर। कार्बोनिल कार्बन पर OR, so it contains only single functional group and that is ईस्टर। अगले वाले में बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं? दो। ये कौन सा है? कीटोन। कार्बोनिल कार्बन के साइड, दोनों साइड कार्बन, सो दिस फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन एंड दिस फंक्शनल ग्रुप इज ईथर। समझ में आने लगा? तो दोस्तों ये ईस्टर है, ये ईथर है, दोनों में फर्क होता है। ईस्टर में ये ऑक्सीजन कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा होता है और ईथर में ऑक्सीजन के दोनों साइड R होते हैं। अगले वाले क्वेश्चन और भी बेहतरीन क्वेश्चन मेरे भाई, अलग लेवल के क्वेश्चन चाहिए। ये गौर से देखो, ये आपके सामने कौन है बताओ? कार्बोनिल कार्बन। ये कौन है? कार्बोनिल
कार्बोनिल कार्बन के बीच में ऑक्सीजन। कैन यू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप? जी हाँ, द फंक्शनल ग्रुप इज एसिड एंड हाइड्राइड। द फंक्शनल ग्रुप इज एसिड एंड हाइड्राइड। कैन यू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द नेक्स्ट क्वेश्चन? देयर आर टू फंक्शनल ग्रुप्स। देखिए, ये रहा कार्बोनिल कार्बन, और कार्बोनिल कार्बन पर OR। OR का मतलब पीछे कार्बन पर कार्बन, मतलब ऑक्सीजन पर कार्बन होना चाहिए। सो दिस फंक्शनल ग्रुप इज ईस्टर एंड दिस फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। आगे पढ़ेंगे ये आइसोमर्स हैं। क्लियर? तो ये आपके सामने अगर अपन बात करना चाहें, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक कीटोन है और एक फंक्शनल ग्रुप ईस्टर है। अगले क्वेश्चन की तरफ भी ध्यान से देखिए दोस्तों, आइडेंटिफाई करके बताइए। इसमें मात्र एक फंक्शनल ग्रुप है एंड दैट फंक्शनल ग्रुप इज 2 डिग्री अमाइड। कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट नाइट्रोजन, तो ये आपके सामने रहेगा 2 डिग्री अमाइड। और आगे वाले में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? दो। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बताओ? कीटोन। और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बताइए जल्दी से? ये हमारे सामने है एक 2 डिग्री अमीन। तो यहां से ऐसे क्लियरिटी आती है। मैं आपको हमेशा कहता हूं क्या, 20% थ्योरी, 80% क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब आप सोच रहे हो मैंने सोल्व कर लिया, ये मैंने किया है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। बहुत सारों को तो मेरे बोलने के बाद समझ में आई ये बातें, तो फिर उनको फिर वीडियो सॉल्यूशन में समझ में आएगा पेपर के बाद। तो ये 80% वो काउंट करें जो आपने खुद किए हैं, जो मैंने क्लास में नहीं करवाए हैं। मैं तो क्लास में वैरायटी कवर करूंगा सो दैट आखिरी के 10 दिन जब आप नोटबुक पढ़ें तो हर वैरायटी का क्वेश्चन आपका कवर हो जाए। आगे बात समझ में? जल्दी से सुलटा दिया है, सभी ने सुलटा दिया। इसमें किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी बिंदास पूछ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगले में बढ़ेंगे और जो बातें अब मैं बताने वाला हूं वो एकदम 101% एक्सक्लूसिव। 101% एक्सक्लूसिव दोस्तों। आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स। मेरे पास ले आना, मैं गारंटी से कहता हूं 90% टीचर उसका आंसर गलत देते हैं। 90% टीचर्स की बात कर रहा हूं, आंसर नहीं बता सकते। एनसीईआरटी कोई हल्की चीज नहीं है, और एनसीईआरटी 1.5 जाना है। एक्सरसाइज के आधे क्वेश्चंस का आंसर दिया, राधो का नहीं दिया है, और जो तुमसे बन गए उन्हीं का आंसर दिया है, जो तुमसे नहीं बन रहे उनका आंसर ही नहीं दिया है। तो मिलेगा नहीं आपको यूट्यूब के ऊपर कंटेंट, जाके देखना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन नहीं। मेडिकल का मास्टर तो बचता फिरता है, अरे ये तो जेई वालों के लिए है। ये कहां लिखा है? ये एनसीईआरटी जेई वालों के लिए क्वेश्चन है। नीट जेई, जेई मेन सब वहीं से ही तो बन रहा है। जो बन जाए वो नीट का, जो नहीं बने वो जेई एडवांस का। ये क्या लॉजिकल हो गया है भाई? चलिए, इस बार फिजिक्स ने दिखा दिया कि सब बराबर है मेरे लिए, किसी को भी छील सकता हूं मैं, और बता के तो छीलूंगा नहीं। चलिए दोस्तों, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आ रहा है कुछ इस प्रकार से। आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आ रहा है कुछ इस प्रकार से, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन दिस मॉलिक्यूल। बताइए नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स कितने हैं इसके अंदर? तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, देन यू विल से कितने हैं? 3। बता सकते हो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं? एक तो बेंजीन है, प्लस हैलाइड आप लोगों के सामने है, और एक आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्काइन। बिल्कुल सही आपने आइडेंटिफाई किया है। कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं यहां पर आप लोगों के सामने? यहां पर हैं 3 फंक्शनल ग्रुप। आइए दोस्तों, मैं आप लोगों से अगला क्वेश्चन कुछ इस अंदाज में करता हूं मेरे भाई। मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों से कुछ इस अंदाज में करता हूं और आपसे पूछता हूं नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। Number of functional groups. How many functional groups are there? सभी का 2 आ गया, but answer is 1. The answer is 1. Only ester is present. और ऐसा ही क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के अंदर है। मैं बता रहा हूं ना, चीजें औकात से बाहर हो जाती हैं धीरे धीरे। आइए अब आपको समझ में आने लगेगा। अगर मैं आपसे इसमें पूछना चाहूं, अगर मैं आपसे इसमें पूछना चाहूं नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ओनली 1, एंड दैट इज एल्डिहाइड। एक ही फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर।
अगर मैं आपसे पूछना चाहूं इसके अंदर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, तो बताइए कितना फंक्शनल ग्रुप है? ओनली वन, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। आप समझिए, जब आप ईस्टर को लिखते हो तो आप ईस्टर को कुछ इस प्रकार से लिखते हो कि नहीं लिखते हो? भाई यहां पर तो फिक्स करना पड़ेगा आर, यहां पर एच भी लग सकता है, और तो ये रिंग केवल उसी का ही काम कर रहा है, ये रिंग उसी का ही काम कर रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर जो आपका है वो ईस्टर है। लेकिन यहां पर देखो ये इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है। इसको हम एरोमेटिक ईस्टर कहते हैं, इसको हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, और इसको हम एरोमेटिक एल्डिहाइड कहते हैं। याद दिलाऊं, फेलिंग टेस्ट इज गिवन बाय एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, नॉट गिवन बाय एरोमेटिक एल्डिहाइड। सो इट इज ए सिंगल फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड ही है पर कौन सा है? एरोमेटिक। तो जब ये वाला काम कर रहा हो ना, तो इसको अलग से फंक्शनल ग्रुप काउंट नहीं किया जाता है। तो इसमें कितना है? एक। इसमें भी बताओ कितना फंक्शनल ग्रुप है? एक, दैट इज एल्डिहाइड। और इसमें भी कितना फंक्शनल ग्रुप है? दैट इज एक, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इसमें कितने थे? तीन, क्योंकि ये इंडिविजुअल, इसका किसी से कोई लेना देना, और ये बातें बहुत कम लोग जानते हैं, और मैं 100% कह सकता हूं एक्सक्लूसिव है, आपने सुना ही नहीं होगा। क्लियर? हाँ, एक दो महीने बाद ये सारी बातें होने लगेंगी, क्योंकि तुमसे ज्यादा एफर्ट मास्टर लगा रहा है। सुलटाई अभी आपको वर्ड एरोमेटिक पर ध्यान नहीं देना है, हालांकि आप ड्रॉपर हैं, कम से कम इतना तो चमकना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं आप बाहर से साइंस वाले दिखते हैं, लेकिन आपकी आत्मा एकदम शुद्ध कॉमर्स या आर्ट्स वाली है। जैसे ऊपर वाले में कितना फंक्शनल ग्रुप है? एक, इनोल, पूरा इनोल माना जाएगा। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर क्या लग जाता है? OH, तो इट इज नॉन एज इनोल। दो मत काउंट कर लेना, एक एल्कीन और एक OH। नो, बेंजीन पर जब OH लगा था तो एक ही बोला था, क्या? फिनोल। फिनोल लिखा हुआ देखो वहां पर, दो नहीं बोले कि बेंजीन अलग और OH अलग। नो, सुलटा दिया है। चलिए, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट था। नेक्स्ट जो अब हम बात करेंगे, वो बात करेंगे हम एल्काइल ग्रुप्स के ऊपर। किसके ऊपर? एल्काइल ग्रुप्स के ऊपर हम जानने की कोशिश करेंगे। नेमिंग की तरफ बढ़े उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, ताकि हम ऑर्गेनिक में चीजों को इजीली अप्रोच कर पाए। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा देंगे एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप्स। तो नेक्स्ट जो हमारे सामने हेडिंग रहेगी वो रहेगी एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, लिखिए। When a hydrogen is removed from alkane, when a hydrogen is removed from, when a hydrogen is removed from, when a hydrogen is removed from alkane, the remaining part is known as alkyl group. When a hydrogen is removed from alkane, the remaining part is known as alkyl group. The remaining part is known as alkyl group. क्या कह रहा है? अगर एल्केन में से आप एक एच हटा देते हो तो बचे हुए पार्ट को क्या बोलोगे? एल्काइल ग्रुप। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ध्यान से। अगर मैं बात करना चाहूं, ये हमारे सामने कौन है? एल्केन। क्या है?
अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन क्या कर देता हूं माइनस, तो जो बचा हुआ पार्ट रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम, एल्काइल। क्या बोलेंगे, एल्काइल। एंड इट इज नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाई आर। तो जो आर आपका था ना, मतलब एल्केन से एच हटा के जो बचा हुआ पार्ट उसको क्या बोलते हैं, एल्काइल। आइए मैं आपको एल्केन बताता हूं। ये आप जानते हैं, इसको हम कौन सा बोलते हैं, इथेन। ठीक है, ये भी एक एल्केन है कि नहीं है। एल्केन की खास बात बताओ, सारे बॉन्ड कैसे रहेंगे, सिंगल। इतना आप जानते हैं, 9th-10th में पढ़ा दिया जाता है। क्लियर। ये सारी की सारी आपके सामने क्या है, एल्केन। आप इनका मोलिकुलर फॉर्मूला बनाओ एक बार। ऊपर वाले का मोलिकुलर फॉर्मूला बताओ क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला। कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, अगले में बताओ कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, अगले में बताओ कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं। क्या आपको एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला समझ में आने लगा। क्या देखा आपने, कार्बन थे 2 तो हाइड्रोजन थे 6, यानी कि 2 दूनी 4 प्लस 2, दुगुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन। कार्बन थे 3 तो हाइड्रोजन है 8, यानी कि 3 दूनी 6 प्लस 2, मतलब 2 ज्यादा है दुगुने से। कार्बन है 4 तो हाइड्रोजन है, तो बताइए अगर मैं आपसे पूछना चाहूं एल्केन का जर्नल फॉर्मूला क्या रहेगा, देन यू विल से CnH2n प्लस, एक बार n पुट करके देखो, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। n कितने हैं इसमें, 2, तो 2 पुट करोगे तो देखो 2 की 2 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 इजकल टू 6, तो C2H6। 3 रखोगे तो C3H8। रखने की जरूरत नहीं जनरल फॉर्मूले को, उसको भी आप DU से निकाल के लाते हैं। क्लियर, ये हमारे सामने। अब बताओ एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n प्लस 1, क्योंकि प्लस 2 था, -1 करना पड़ेगा, हाइड्रोजन हटा दिया है, तो ये आप लोगों के सामने बनकर आ जाएगा। ध्यान से सुनिए किस प्रकार से हम बात करते हैं। मान लीजिए हमारे सामने कौन है, मीथेन। इतना आप सभी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मीथेन। अगर मैंने इसमें से क्या हटा दिया है, एक H, तो बताइए बचा हुआ पार्ट हमारे सामने ये रहेगा, ये बचा हुआ पार्ट। क्लियर। अब आपको नाम कैसे लिखना, आपने ध्यान नहीं दिया। इसके नाम को देखो, क्या था, अल्केन। क्या था, एल्केन। जब आपने एक एच हटाया तो आपने क्या चेंज किया, एन हटाकर पीछे क्या लगा दिया है, आइल। तो जब भी अल्केन से एच हट जाएगा तो आप क्या लिख दोगे, एन को ड्रॉप करके पीछे आइल। तो ये कौन था, मीथेन। तो मेथ प्लस आइल, दैट इज मिथाइल, एंड इट इज एब्रीवेटेड एज एमी। कई जगह आपको एमी लिखा हुआ मिलेगा, पहले 2 अल्फाबेट लिए गए होंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, ध्यान से सुनते हुए जाना, आप बता सकते हैं इसका नाम क्या है, तो इसको हम बोलते हैं इथेन। क्या है, इथेन। अगर मान लीजिए मैंने एच हटाया, कहां से हटाऊं सर, कहीं से हटा ले कद्दू फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर मैंने एक एच हटा दिया तो बताइए अब इसका नाम क्या बनेगा बचे हुए पार्ट का, तो आपको केवल क्या लिखना है, एथ, और एन हटा के पीछे क्या लगा देना है, आई। सो इट विल बी इथाइल। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने एक अल्केन है, क्या है, एल्केन, और मैंने यहां से एच हटा दिया, क्या आप इस अल्केन का नाम बता सकते हैं, 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। अगर एच हटाने के बाद जो पार्ट बचेगा, बताइए उसको मैं क्या बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा प्रोपाइल। अल्क हटा के पीछे क्या लगा दो, आइल। अगर मैं इनको इन जर्नल लिखना चाहूं तो किससे लिख सकता हूं, आर। जब भी मैं आर लिख रहा हूं इसका मतलब इनमें से कुछ हो सकता है, और इसका मतलब होता है एल्काइल। दोस्तों थोड़ी सी अपनी आंखें खोलो और ध्यान दो, अल्क वर्ड तब लिखा जाता है जब आपको कार्बन नहीं पता। जब भी कार्बन नहीं पता ना ऑर्गेनिक में, अल्क लिख दो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन नहीं पता अभी। तो देखो यहां पर जब कार्बन पता कितना है, एक, तो एक के लिए क्या होता है, मैथ, तो अल्क की जगह मैथ रखो, मिथाइल बन गया। इसमें कितने कार्बन है, 2, तो अल्क की जगह क्या रखो, एथ, इथाइल बन गया। यहां पर कितने हैं, 3, तो अल्क की जगह क्या रखो, प्रो, तो प्रोपाइल। क्लियर। तो जो पीछे आप लिख रहे थे ना, RCHO, जैसे आप लिखते हो RCHO, तो आप समझो ये आर पार्ट यही है कि एल्केन से एच हटाकर CHO लगा दीजिए। यू गॉट दैट पॉइंट। तो ऑर्गेनिक में ये बहुत परेशान करता है बच्चों को, मास्टर ये आर लिख के चला जाता है, उसको समझ में ही नहीं आता, मतलब हाइड्रोकार्बन पार्ट है, डरने की जरूरत नहीं। चलिए आज के इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।